Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू द वीकली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ CBL, जिसमें आज हम लोग करेंगे सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स विच आर फ्रॉम 24th of July टू 30th of July। पिछले हफ्ते जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही थी रिगार्डिंग द सोशल इश्यूज एस्पेक्ट, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई इसको हम अपने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कैसे तैयार कर सकते हैं और इसको हम लोग मेंस के आंसर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स को कि भाई अगर क्वेश्चन प्री में भी आ जाए तो भी टैकलेबल हो और अगर मेंस में आ जाए तो भी आपके पास इनफ फॉर्डर हो कि आप इस चीज़ का मटेरियल अपने आंसर्स में कोड कर सके। चलो, तो आज हम देखते हैं कि भाई हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट न्यू इनिशिएटिव्स फॉर द एजुकेशन सेक्टर। अभी रिसेंटली ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 1 साल पूरा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट हुए। तो फिर उसके कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं फॉर द एजुकेशन सेक्टर। जो पहले चल रहे थे उनकी काफ़ी सराहना की गई कि भाई जो भी हम लोगों ने चीज़ें चलाई उसका काफ़ी लोगों तक बेनिफिट पहुंचा, और साथ में कुछ और नई चीज़ें भी चाहिए हैं ताकि उन बेनिफिट्स को हम लोग डबल कर सके। तो ये डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से नए इनिशिएटिव चलाए गए हैं और पुराने वालों की कैसे उन्होंने बात करी। नेक्स्ट हम करेंगे जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021। ये न्यूज़ में है क्योंकि ये रिसेंटली अभी राज्यसभा ने पास कर दिया है। फिर ये प्रेसिडेंट की एसेंट के पास जाएगा, और अगर ये प्रेसिडेंट की एसेंट इसको मिल जाती है तो फिर ये जो पुराना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वाला है उसको ये अमेंड कर देगा। हमारे काम की चीज़ ये है कि भाई ये जो अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं, एक तो ये कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द नीड फॉर दीज अमेंडमेंट्स, और अगर नीड है भी तो कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने चेंज की हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। और साथ में हल्का सा बेसिक बैकग्राउंड कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या बेसिकली, तो वो सारी जो चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इमिग्रेशन बिल 2021। अभी रिसेंटली सरकार ने इमिग्रेशन बिल का एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके ऊपर लोगों की राय मांगी है कि अगर आपको लगता है कि भाई कुछ चीज़ों में चेंज किया जा सकता है तो आपका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो वेलकम है। तो हम देखेंगे कि भाई इमिग्रेशन बिल एक तो अमेंड करता है इमिग्रेशन एक्ट 1983 वाले को। इमिग्रेशन का मतलब हमें पता ही है कि अपनी कंट्री से कहीं और किसी और कंट्री में जाना। तो खास करके ये एक्ट उन लोगों के लिए है जो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए किसी और देश में जा रहे हैं। तो उनकी वेलफेयर का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी और चीज़ों का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी सरकार की है, और सरकार किस तरीके से अपना रोल निभाएगी डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोविजंस ऑफ दिस बिल। तो हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से पहला एक्ट था उसमें क्या क्या चीज़ें अमेंड की गई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में करेंगे। लास्ट होगा हमारा नीमहंस गाइडलाइंस ऑन मैनेजिंग मेंटल हेल्थ स्पेशली ऑन प्रिजनर्स एंड प्रिजन स्टाफ। इसने गाइडलाइंस प्रोवाइड करी है कि भाई जो भी लोग एज अ प्रिजनर रह रहे हैं जेल में, और जो प्रिजन का स्टाफ है, जो भी जेलर है या फिर कोई और पुलिसमैन वगैरह हैं, उनके ऊपर मेंटल हेल्थ का किस तरीके से प्रभाव है और क्या वो मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी है या नहीं है, और अगर अच्छी नहीं है तो कौन कौन से चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि वो लोग दोबारा से ट्रैक पर आ सके। तो ये गाइडलाइंस बेसिकली नीमहंस इंस्टीट्यूट ने जारी करी है। हम ये देखेंगे कि भाई और प्रॉब्लम्स क्या है प्रिजन में हमारे इंडिया में, और साथ में मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इसने क्या क्या गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करी हैं। चलो, तो ये हमारे 4 टॉपिक्स होंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इंडेक्स। तो हम शुरू करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ में, जो है न्यू इनिशिएटिव्स फॉर द एजुकेशन सेक्टर। चलो, तो हमें ये तो पता ही है कि भाई ये करंट अफेयर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 1 साल हो गया है कि जो भी रिफॉर्म्स हम लोगों ने NEP के अंडर किए थे, तो एक तो वो उस चीज़ पर कॉन्फ्रेंस की गई है, और साथ में चीज़ों को और अच्छा करने के लिए नई नई स्कीम्स, नई नई गाइडलाइंस भी सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की बात की है। तो देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में बोला क्या गया है।
प्राइम मिनिस्टर ने एक तो खास करके तारीफ करी एक तो दीक्षा पोर्टल की। ये ना काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हम लोग बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं दीक्षा पोर्टल को, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ऑनलाइन कंटेंट तैयार किया हुआ है थ्रू वीडियोस, कि अगर आप टीचर हो, आप एज ए टीचर लॉगिन कर सकते हो इसमें अपनी आईडी बना के। अगर आप स्टूडेंट हो तो एज ए स्टूडेंट आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको ना डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट्स मिलेंगे यहाँ पर, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, और अगर सोशल साइंसेस का हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जो पूरा एक पोर्टल है वो स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल साबित हुआ है। तो इसकी तारीफ भी काफ़ी प्राइम मिनिस्टर ने करी कि भाई हाँ, इसकी एक तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, और साथ में एक और स्कीम स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये भी एक तरीके का स्वयं कोर्सेज चलाए जाते हैं जहां पर आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जहां पर हर एक पर्टिकुलर चैनल रिकॉग्नाइज होता है कि भाई यहाँ पर इसी सब्जेक्ट का चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो ऐसे कई सारे चैनल्स हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो वो बच्चे जो स्कूल्स में नहीं जा सकते या फिर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आई है स्कूल में, तो यहाँ से वो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन तरीके से डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम चलाई गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब तो ये पुरानी हो गई है, बट 3-4 साल ही हुए इसको इम्प्लीमेंट हुए, बट इन 3-4 सालों में इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले किया है। तो खास करके बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रूव करना, टीचर्स को हेल्प करनी किसी भी कंटेंट के रिगार्डिंग, तो ये दीक्षा पोर्टल और स्वयं ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हेल्पफुल साबित हुए हैं, खास करके इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, जहाँ पर स्कूल्स बंद थे, फिजिकल एजुकेशन नहीं थी। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके थ्रू ही बच्चों ने पढ़ाई करी है, और उस ऑनलाइन एजुकेशन में इस दोनों ही पोर्टल्स ने काफ़ी हेल्प की है बच्चों की। तो एक तो ये हल्का सा कॉन्फ्रेंस का एक क्रक्स हम लोगों ने निकाला कि क्या क्या चीज़ें बोली गई, क्यों बोली गई और किसकी तारीफ़ की गई। तो हल्का सा जो भी ये स्कीम न्यूज़ में रहती है तो अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको कंप्लीट कर लें। चलो बाकी अगर हम देखें कि इसमें नए इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, फर्स्ट इनिशिएटिव है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे हर एक स्टूडेंट के पास ना एक बैंक अकाउंट जैसे एक अकाउंट होगा, जिसमें क्या होगा कि जितने भी आपने कोर्सेज किए हैं उसके अनुसार आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि भाई आपने AI का कोर्स कर लिया तो आपके पास 10 पॉइंट्स आ गए, 10 क्रेडिट्स आ गए। आपने कोई और एम्प्लॉयमेंट का कोर्स कर लिया, वोकेशनल कोर्स कर लिया तो आपके पास और 10 क्रेडिट्स आ गए। तो ये ना एक तरीके से आपका स्टोरेज अकाउंट है क्रेडिट्स का, पॉइंट्स का। तो इन क्रेडिट्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, मैं थोड़ा सा और तेज़ी से पढ़ना चाहता हूँ, कि भाई मुझे आप जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके पेस से ना पढ़ाएं, क्योंकि मैं इतने कोर्स कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा या तो आप अगली क्लास में प्रमोट कर दो, और या फिर मेरे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ा दो। तो ये जो क्रेडिट की पूरी स्कीम है, यहाँ पर आप क्रेडिट को यूज़ करके अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिपोर्ट को देखें, जैसे कि जो ABC है, इट विल बी अ डिजिटल एंटिटी वेयर स्टूडेंट्स कैन स्टोर देयर क्रेडिट डेटा। और ये क्रेडिट आएंगे कहाँ से? जितने भी आपने अगर ये स्वयं पोर्टल से या फिर कोई और VLab पोर्टल से अगर कोई और कोर्स भी किया है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप उन पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसफ़र दी क्रेडिट्स, यू कैन वेरीफाई द क्रेडिट्स एंड डिग्री ऑथेंटिकेशन, कि भाई आपके डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट्स आपकी ऑथेंटिसिटी ऑफ डिग्री को मेजर किया जाएगा। तो आप इन क्रेडिट्स को यूज़ करके यू कैन मॉडिफाई दी डिग्री बाय मेकिंग सम स्पेशलाइजेशंस एंड सम मॉडिफिकेशंस, कि भाई आपकी जो पढ़ाई चल रही थी, कोई भी कोर्स चल रहा था, मान लो कि BSc आप कर रहे थे, BTech आप कर रहे थे, तो उसमें जो भी सिलेबस था
उसके रिगार्डिंग आपने कोई और भी साथ में कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ऑनलाइन कोर्स, तो आप वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं विच आर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं हो कि भाई कहीं प्राइवेट से आपने कोर्स कर लिया और उसका डेटा आपको मिलेगा, फिर तो उसको यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, वैसा नहीं, बट गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शुड बी फुलफिल्ड। और अगर आपके पास इनफ क्रेडिट्स हैं तो आप उस जो भी आप कोर्स कर रहे थे, आप बीएससी कर रहे थे, आपने 2 साल लगाए और आप वहाँ से चले भी गए, लेकिन फिर भी आपको डिग्री मिलेगी क्योंकि बीएससी 3 साल की है ना। बट फिर भी अगर आपके पास इनफ क्रेडिट्स हैं, आपने और चीज़ें भी साथ साथ करी हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि भाई आप कोई एक क्लास किसी इंस्टीट्यूट से करो, दूसरी क्लास किसी और इंस्टीट्यूट से करो, हायर एजुकेशन की हम बेसिकली बात कर रहे हैं, कॉलेजेस की, तो ये आपकी पूरी डिग्री को ना मॉडिफाई कर देती है। जैसे हम पहले की एक अगर कॉलेज में चले गए तो हमें वहीं से डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, अब इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपकी क्रेडिट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहेगी कि आप इनका यूज़ करके किसी और इंस्टीट्यूशन में भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोर्स अटेंड कर सकते हैं कोई सा भी। तो आपकी जो डिग्री की वैल्यू है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होगी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये की जाएगी बाय दिस ABC, दिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्लियर है? तो आपको हल्का सा ध्यान रखना है कि कैसे हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स कैन सिलेक्ट कोर्सेज एंड कॉम्बिनेशंस। कोई भी सब्जेक्ट अगर उनको अच्छा लगता है और भले ही वो कोर्स में नहीं अवेलेबल है तो वो लोग उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो साथ में आपकी बीएससी हो रही है और साथ में कोई और आप कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है वो चीज़। तो ये आपके हाथ में चीज़ है कि आप अपनी डिग्री को कैसे मॉडिफाई करते हैं। दे कैन चूज द पेस ऑफ स्टडीज़, कितनी स्पीड से आपको चीज़ें पढ़नी है। अगर आप में टैलेंट ज़्यादा है तो आप क्रेडिट बहुत जल्दी ले जाएंगे, तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा जल्दी से बढ़ेंगे, तो उन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से आपको आगे प्रमोट भी किया जाएगा। तो आपकी पूरी पढ़ाई की जो पेस है वो डिसाइड करेंगे ये पॉइंट्स। साथ में मल्टीपल एंट्री एग्जिट अलाउड टू कंप्लीट डिग्रीज, कि आप 2 साल के बाद भी चले गए हैं डिग्री को बिना कंप्लीट किए हुए, बट यू डू नॉट हैव द इनफ क्रेडिट्स, तो आप 3-4 साल बाद आएँ, आप उस दोबारा ज्वाइन करें 3rd ईयर को, वहाँ पर आप चीज़ें दोबारा से पढ़ें और फिर अपने पॉइंट्स को इकट्ठा करें, तो फिर उनके बेसिस पर भी आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो इट इज इंश्योरिंग दी मल्टीपल एंट्री एग्जिट अलाउड टू कंप्लीट डिग्रीज एंड स्टूडेंट्स कैन शिफ्ट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अदर फॉर डिफरेंट क्लासेस फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो ये हल्की सी एक नई सी चीज़ सामने आई एजुकेशन के सेक्टर में। देखना ये है कि भाई किस तरीके से ये काम करेगा, क्या नई गाइडलाइंस एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की जाएंगी और क्या इसका ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी लिटरेसी ऑफ मासेस, है ना। तो ये देखने वाली बात है हल्की सी, बट इसका जो बेसिक क्रक्स है वो यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय ABC। तो ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव लिया गया इंजीनियरिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस। हमने देखा है कि भाई जितनी भी कोर्सेज हैं रिगार्डिंग दी इंजीनियरिंग वो सारे मेनली इंग्लिश में हैं, तो कई सारे स्टेट्स के बच्चे ऐसे हैं जो कंफर्टेबल नहीं हैं इंग्लिश में इंजीनियरिंग करने के लिए, तो अब उनकी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस में 5 इंडियन लैंग्वेजेस डिसाइड की गई हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड बंगला। इन 5 लैंग्वेजेस में भी आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो एक तरीके से ऐसे बच्चों को जो हिंदी में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके पीछे ना हल्का सा हम लोगों ने एक ये चीज़ भी देखी पिछले सालों में कि एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आई थिंक मध्य प्रदेश वाले एरिया में वो है, यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया गया था। तो वहाँ पर एक तो स्टूडेंट्स तो थे बट टीचर्स नहीं थे। आप स्टूडेंट्स को तो लेकर आ सकते हैं बिकॉज वो तो चाहते हैं हिंदी में पढ़ना, लेकिन हिंदी में उनको पढ़ाएगा कौन? क्या हमारे पास वो फैकल्टी है? अगर हम वो चीज़ इंश्योर कर सकें तो फिर ये जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है
ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेनिफिट करेगा, खास करके जो भी स्टूडेंट्स हिंदी या फिर इन लैंग्वेजेस में पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपने का जो भी एक एजुकेशन का डिवाइड है और वो लिंग्विस्टिक डिवाइड है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसको ये फिल करेगा। तो ये अच्छी चीज़ है। और इसको जस्टिफाई करते हुए एक सर्वे है बाय द AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसने एक सर्वे में बताया कि भाई 42% ऑफ द स्टूडेंट्स नेशनली फेवर्ड परसुइंग इंजीनियरिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो जब आपके पूरे 100 में से 42 स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि भाई उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाए, तो फिर वो क्यों नहीं की जाए। तो इसके लिए भी सरकार ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। तो ये आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे उन बच्चों को जो इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब करने के लिए जो डेटा है कि भाई कितने बच्चे हैं, कौन सी फैकल्टी आएगी, है ना, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, कौन सा कोर्स पहले शुरू किया जाएगा, क्या मैकेनिकल शुरू की जाएगी, सिविल शुरू की जाएगी, तो वो जो भी कोर्सेज होंगे उनके ऊपर जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा अभी रिसर्च किया जा रहा है बाय AICTE। तो धीरे धीरे चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएंगी। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे विद्या प्रवेश एंड सफल। देखो विद्या प्रवेश तो नाम से ही क्लियर है, ऐसे बच्चे जो ग्रेड 1 स्टूडेंट्स ग्रेड 1 में है, क्लास 1 में है, उनके लिए स्पेसिफिकली विद्या प्रवेश एक 3 मंथ्स का एक प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें उनको चीज़ों को उनकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू सिखाया जाएगा, ना कि किताबों के थ्रू। तो ये क्लास 1 स्टूडेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली कि भाई एक 3 महीने का इनको प्रिपरेशन मॉड्यूल दिया जाएगा, जहाँ पर इनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक अ प्ले स्कूल की हम जैसे बात करते हैं बिफोर ग्रेड 1, तो अगर क्लास 1 में ही बच्चा है जो प्ले स्कूल में नहीं गया है फॉर एनी रीजंस, तो उसको यहाँ पर ही चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है मीनवाइल सफल, इट इज स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। नाम से ही क्लियर है कि भाई एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, कि आपने कौन सी क्लास में कितनी चीज़ सीखी है, ये एनालाइज की जाएगी कि जो उसका सिलेबस था, जो भी उसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी थी, क्या आपने वो सही से अपनाई, क्या आपको चीज़ें आती हैं जो आपको पढ़ाई गई, क्या आप उनको सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये एनालाइज करना है। एंड दिस इज अ प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर क्लास 3, 5 एंड 8। तो 3, 5 और 8 बेसिकली प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सफल ये जो चीज़ है, प्रोग्राम है, ये क्या सभी क्लासेस के लिए है या सिंपल कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लिए है। तो आप ध्यान रखेंगे हल्का सा कि 3, 5 और 8 क्लासेस के लिए एक एनालिसिस का टूल है कि भाई देखने के लिए कि आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं इन दैट रिस्पेक्टिव क्लास। एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इनिशिएटिव था नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, NDEAR। इसके भी नाम से ही हल्का सा क्लियर है कि इट इज़ द मॉड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल एजुकेशन, कि भाई एक ऐसा पोर्टल सा, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कि भाई जहाँ पर जो सेंटर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको चीज़ें पता हों कि भाई ग्राउंड लेवल पर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर कितने बच्चे हैं, क्या वहाँ पर टीचर्स रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल है या नहीं है। तो बार बार जो है फिजिकल राउंड लगाना इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। इसीलिए एक तरीके की जो डिजिटलाइजेशन है एजुकेशन की, उसको इंश्योर करने के लिए ये एक आर्किटेक्चरल टूल डिसाइड किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर क्या होगा, जितनी भी आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को एजुकेशन के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ख़ास करके जो मॉनिटरिंग है, जो रेगुलेशन है ओवर द स्कूल्स, उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। तो एक आर्किटेक्चर है खास करके टू प्रमोट द डिजिटल एजुकेशन।
और ख़ास करके जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हुआ है स्कूल में, कोई भी एक फंक्शन किया गया है, वहाँ पर कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चे उसमें प्रेजेंट रहे, ये पूरा जो डेटा है ये बताता है कि भाई आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी पर्सनल ग्रोथ पर कितना ध्यान दे रहे हैं। तो अगर वो सब चीज़ें सरकार के पास पहुंच रही हैं तो स्कूल की जो ग्रोथ है वो दिखती है उसमें। और जैसे जैसे कोई स्कूल अच्छी तरीके से काम करता चला जाता है तो उसको हम लोग एज अ मॉडल स्कूल इम्प्लीमेंट कर देते हैं पूरे एरिया के स्कूल्स के लिए, कि भाई जैसे स्कूल ने अपने लिए काम किया है वैसे ही आप इस एक्सपीरियंस को गेन करके अपने लिए भी काम कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली है जहाँ पर बच्चों की ग्रोथ के लिए स्कूल के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए ये सब किया जाएगा थ्रू डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल्स, थ्रू डिजिटलाइजेशन ऑफ डेटा ऑफ ऑल द स्कूल्स इन द स्टेट्स। क्लियर है? तो सिंपल आर्किटेक्चर है, जैसे ही इसका पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा तब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है हमारे लिए। नेक्स्ट है इसमें कि साइन लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। अभी जो साइन लैंग्वेज है वो एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें एक और चीज़ शुरू की गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टडी इट एज अ लैंग्वेज ऑल्सो। जैसे कई स्कूल्स में पंजाबी, संस्कृत, फ्रेंच, रशियन ऐसे सिखाई जाती है कई बड़े बड़े स्कूल्स में, तो वहाँ पर साइन लैंग्वेज को सीखने का भी एक ऑप्शन रहेगा। और क्योंकि ये देखा गया है कि भाई मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स हु नीड साइन लैंग्वेज फॉर देयर एजुकेशन, तो ये खास करके जो दिव्यांग जन हैं हमारे पूरे नेशन में उनको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी इंक्लूसिव इनिशिएटिव। नेक्स्ट है इसमें इट इज़ द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये एक फोरम है, एक बॉडी है, बेसिकली अ काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी है। ये क्या करेगी? इट विल प्रोवाइड एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस, कि भाई किस स्कूल में आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करवा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाई शुरू करवा सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट टीचर्स रख सकते हैं जो बच्चों को डिजिटलाइजेशन के बारे में सिखाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सिखाएंगे, उनको जो भी कंप्यूटर में चीज़ें हैं उनको ऑपरेट करना सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जहाँ पर हम टीचर्स को भी मतलब हम लोग उनको एनरोल कर रहे हैं कि भाई आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। तो ये एडवाइसेस कौन देगा पूरी गवर्नमेंट्स को? इट इज़ द वर्क ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, है ना। तो ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है जो कि डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बिठाई गई है, स्पेसिफिकली टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इट विल बी, अच्छा एक और चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी है, इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में जब ये बनाई जाएगी तब तो सरकार ही पैसे देगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल जाएगा वैसे वैसे खास करके जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं या फिर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो इसको फंडिंग प्रोवाइड करेगा। बट अभी शुरुआत तो होने देते हैं इसकी कि सरकार एक बार शुरू कर दे, उसके बाद चीज़ें जैसे भी चेंज होंगी उनको हम लोग पढ़ लेंगे। बट हल्का सा आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, खास करके इन दी वे फॉरवर्ड्स। जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो वे फॉरवर्ड में आ सकता है कि भाई सरकार क्या क्या काम कर रही है, स्पेसिफिकली साइन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज, इंजीनियरिंग बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जा रही है। तो ये काफ़ी सारे बहुत नए इनिशिएटिव्स हैं ये, जिसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम इनको कैसे यूज़ करें। चलो नेक्स्ट है निष्ठा 2.0। निष्ठा 2.0 बेसिकली एक टीचर, जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आपको जो चीज़ें पढ़ाने के लिए बोला गया है कि आपको वो आती भी हैं नहीं आती हैं, और अगर नहीं भी आती हैं तो हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो दिस इज स्पेसिफिकली द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट इज द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स
टू एनकरेज एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। कि भाई आपको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनको सोचने के लिए भी मजबूर करना है कि ये जो चीज़ है वो क्यों है, यही ही क्यों है, इसके अलावा और क्या अल्टरनेटिव हो सकता था। तो जब बच्चे चीज़ों को एनालाइज करेंगे तभी तो आगे उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी। और वो सब चीज़ें कौन करेगा? टीचर इनकलकेट करेगा बच्चों में। जब टीचर को ही नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिकली ये निष्ठा 2.0 शुरू किया गया है। पहले निष्ठा 1.0 था, बट अब इसकी हल्की सी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने की जो अप्रोच है उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचे बच्चों को। तो ये निष्ठा 2.0 भी ध्यान रखेंगे, जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, तो ये देखना है हमें कि भाई किस तरीके से ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये काम आ सकते हैं इन दी फ्यूचर। और पिछले बार ये जो भी कॉन्फ्रेंस की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वहाँ पर उन्होंने किन के बारे में स्पेसिफिकली बात करी है। और इनकी बात तो करी है, बट आपके लिए काम की चीज़ ये है कि उनका जो बेसिक बैकग्राउंड है, चाहे वो दीक्षा पोर्टल हो, चाहे वो स्वयं कोर्सेज हों, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि सीधे क्वेश्चंस आ रखे हैं कि भाई जो स्वयं कोर्सेज हैं वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपके प्री में बन सकते हैं। तो आपको हल्का सा चीज़ों को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है और मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।